हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डेटाबेस में बिहाइंड द सीन्स डेटाबेस इंजन्स कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं एंड क्यों वो डेटा स्ट्रक्चर्स की नीड है एंड डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या होते हैं डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में। प्राइमरली हम लोग दो डेटा स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डेटाबेस। तो पहला डेटा स्ट्रक्चर है बी ट्री। तो पहले हम लोग देखेंगे कि बी ट्री होता क्या है, क्यों यूज करते हैं डेटाबेसेस में, एंड फिर हम लोग देखेंगे एलएसएम ट्रीज और उसका क्या नीड पड़ा और क्यों वो यूज होता है डेटाबेसेस में, मॉडर्न डेटाबेसेस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भैया जी प्रॉब्लम क्या थी और ये सारी चीज की हमको नीड क्यों पड़ी, राइट। सो एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि है डिस्क और रैम की स्पीड डिफरेंस। यानी कि जो दोनों का स्पीड का डिफरेंस होता है, वो हमारे लिए अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस फील्ड में। क्यों ये प्रॉब्लम है? क्यों? देखो, जब मैं कुछ रीड या राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो डिस्क का जो मैं स्पीड मेजर करता हूँ, वो मेजर होता है माइक्रो सेकेंड्स में। माइक्रो सेकेंड्स में, जिसका आप बोल सकते हो कि ये होता है 10 टू द पावर -6 में। ठीक है। और जब मैं रैम को मेजर करता हूँ, किसको, जब मैं रैम को मेजर करता हूँ, तो मैं माइक्रो सेकेंड्स में मेजर नहीं करता हूँ, मैं मेजर करता हूँ नैनो सेकेंड्स में, जो कि होता है 10 टू द पावर -9। ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो सीधा सीधा 1000 टाइम्स का आ रहा है। ठीक है। 1000 टाइम्स का आ रहा है, यानी कि जब मैं रैम से एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरा 1000 टाइम्स फास्टर है एज कम्पेयर टू डिस्क। आजकल की मॉडर्न डिस्क जैसे कि एस में ये डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया है, बट स्टिल चलो मैं मान के चलता हूँ कि ये डिफरेंस 100 टाइम्स भी है। तो अगर आप टाइम को कंपेयर कर रहे हैं और एक चीज 100 टाइम्स फास्टर है, स्टिल इट मीन्स कि वो बहुत बहुत ज्यादा फास्टर है। तो यहाँ से एक चीज तो हम लोग को पहला प्रॉब्लम ये पता चला कि डिस्क और रैम की स्पीड डिफरेंस है। ठीक है। और हमारा रैम बहुत ज़्यादा फास्टर है, तो हमको एज़ मच एज़ रैम को यूज़ करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि रैम हमारे पास लिमिटेड है, वो हमारे पास डिस्क की तरह बहुत ज़्यादा स्पेस में नहीं अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ कि रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अगर हमने उसमें डेटा रीड किया, ओह सॉरी राइट किया, तो वो क्लियर हो जाएगा जैसे ही पावर कट ऑफ होगा। तो ओके। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, तो हमको रैम को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है हमारे डेटाबेस में। पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, डिस्क वर्सेस रैम की स्पीड। अब दूसरे प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, विच इज रैंडम एक्सेस इन डिस्क, रैंडम डिस्क एक्सेस। ठीक है। अब रैंडम डिस्क एक्सेस क्या होता है? देखो, यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हार्ड ड्राइव्स की बात कर रहा हूँ। वेल, हार्ड ड्राइव्स में तो और ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है, पर जब भी मैं डिस्क बोलूँ तो आप दोनों को ही समझना, हार्ड ड्राइव एंड एसएसडीज बोथ। ठीक है। तो जब सपोज ये हमारा डिस्क है, तो इसमें हम लोग को पता है कि हमारा जो डेटा राइट होता है, वो सीक्वेंशियली नहीं होता कि यहाँ पे राइट होगा, फिर यहाँ पे राइट होगा, फिर यहाँ पे राइट होगा। अगर सीक्वेंशियली राइट हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो हम डेटा को बहुत ज्यादा इजीली अच्छे से रीड कर सकते हैं। नॉट एज फास्टर एज रैम, बट अच्छे से और फास्टर रीड कर सकते हैं। पर डिस्क में इस तरह से डेटा स्टोर नहीं होता है। डिस्क में किस तरह से डेटा स्टोर होता है कि ये जो डेटा है ये अलग अलग जगह पे रहता है और हम इसके रेफरेंसेस स्टोर करके रखते हैं। तो यानी कि अगर मुझे कुछ डेटा को एक्सेस करना है, तो एक बार मुझे इस रेफरेंस पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे इस रेफरेंस पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे इस रेफरेंस पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रैंडम डिस्क एक्सेस मतलब कि हमको बहुत ज्यादा रैंडम रेफरेंसेस या एड्रेस पे जाना पड़ेगा एक ही डेटा को या रो को अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमको दूसरी प्रॉब्लम समझ में आई कि भैया अगर मैं डिस्क से रीड कर भी रहा हूँ, तो एक दूसरी प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि रैंडम डिस्क एक्सेस इज अ प्रॉब्लम। हमको बहुत बार रैंडम रेफरेंसेस पे जाना पड़ेगा और कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है वो हमको नहीं पता है। ठीक है। अब हमारे थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, विच इज फुल टेबल स्कैन। फुल टेबल स्कैन को अगर मैं सरल भाषा में आप लोग को बताऊं, तो आप ये समझो कि जब आपके पास एक एरे रहता है, जब हम लोग सी प्लस प्लस जावा सीख रहे थे, और जब आपके पास एक एरे रहता है और जब आपको एलिमेंट को सर्च करना रहता है ऑन अ कंडीशन, तो आप क्या करते हो, एक एक करके डेटा को, हर एलिमेंट को चेक करते हो। ठीक है। विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। अगर यही डेटा सॉर्टेड होगा किसी ऑर्डर में, तो आपके लिए वो कंडीशंस करना ज्यादा इजी रहेगा। और जब आप एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बनाते हो, तो उसमें नंबर ऑफ रोज कैन बी एनीथिंग, 10,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, करोड़, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसमें अगर आपने सर्च किया, सपोज ये एक यूजर्स टेबल है, सॉरी, ये सपोज एक यूजर्स टेबल है। ठीक है।
और आपने यूजर्स को सर्च कर रहे हो, या समझो एक प्रोडक्ट करके टेबल है, ठीक है? और आप कुछ प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो ऑन सम कैटेगरी और सम अनदर कंडीशन, तो वो हर एक रो को चेक करेगा, हर एक रो को चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन मैच हो रही है, क्या ये कंडीशन मैच हो रही है। अगर आपने बोला कि भैया मुझे प्रोडक्ट आईडी 56 दो, तो वो हर रो को कंपेयर करेगा कि क्या आपकी आईडी 56 है, क्या आपकी आईडी 56 है, और जब उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो आपको देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो फुल टेबल स्कैन कर रहा है, हर एक रो को स्कैन करना, यानी कि फुल टेबल स्कैन। तो थर्ड प्रॉब्लम जो हमारे पास थी कि हमको फुल टेबल स्कैन से एज मच एज पॉसिबल बचना है। ये चीज क्लियर हुई? ग्रेट। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की। फोर्थ प्रॉब्लम है डिस्क एक्सेस, यानी कि अगर मैं कोई डेटा अगर मैं कोई डेटा ये मेरा फोर्थ प्रॉब्लम है। अगर ये मेरी डिस्क है और मैं कोई डेटा यहाँ से रीड करना चाहता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो होगा। वही हमने अभी ऊपर भी देखा कि रैम और डिस्क की स्पीड में डिफरेंस है। तो यहाँ से भी इतना बात तो अपन को क्लियर है कि जब भी मेरे को एक भी रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करना होगा, तो वो स्लोअर होगा। तो यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको जितना हो सके उतना रिड्यूस करना है डिस्क एक्सेस को। ओके, अब ये सारी प्रॉब्लम थी क्या, जिसमें हमारे पास पहली प्रॉब्लम थी कि डिस्क वर्सेस रैम का जो स्पीड डिफरेंस है, वो हमको रैंडम डिस्क एक्सेस से बचना है। ठीक है, हमको फुल टेबल स्कैन से भी बचना है, ताकि हम लोग फुल टेबल स्कैन को अवॉइड करें एज मच एज पॉसिबल। और हमको जितना हो सके उतना ज्यादा डिस्क एक्सेस से भी बचना है। मतलब अगर जरूरत नहीं है तो हम लोग अवॉइड करें डिस्क एक्सेस करना। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ फुल टेबल स्कैन का, तो यहाँ पे आप सिंपल मेरे को सॉल्यूशन दे सकते हो कि भैया यहाँ पे कोई एल्गोरिदम यूज कर लो, कोई अच्छा सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लो, ये हर एलिमेंट को कंपेयर करने का नीड क्या है। तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट आया होगा कि हाँ, यहाँ पे मैं बाइनरी सर्च ट्री का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम को तो हम लोग फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं? बाइनरी सर्च ट्री का यूज करके, विच इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपके माइंड में ये आया तो आप एकदम सही हो। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि मेरा एक रूट नोड होता है, उसके बाद ये ऐसे नोड्स होते हैं, उसके बाद ऐसे नोड्स होते हैं, ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड होगा, यहाँ से यहाँ। तो सपोज ये नंबर अगर मेरा 56 है, तो जितने भी नंबर 56 से लोअर होंगे, ठीक है, जितने भी नंबर 56 से लोअर होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे, जैसे कि यहाँ पे 48 होगा। लेकिन जितने भी नंबर 56 से ग्रेटर होंगे, जैसे 57, तो वो उसके राइट साइड होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इन द सेम वे यहाँ पे भी वही सॉल्यूशन अप्लाई होगा। तो 48 से जितने भी छोटे नंबर्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे? वो इस साइड आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 42 आ गया। और 48 से जितने भी बड़े नंबर होंगे लेकिन 56 से छोटे, वो यहाँ पे आएंगे, जैसे कि 50। और यहाँ पे भी ऐसे ट्री बनेगी। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड सॉल्यूशन। तो इससे हम लोग का प्रॉब्लम कैसे फिक्स हुआ कि अगर मुझे सपोज मुझे आईडी ढूंढनी है, 42 आईडी सर्च करनी है, ठीक है, कौन सी? 42। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैं कंपेयर करूंगा कि भैया क्या 42 और 56 इक्वल है? नहीं। क्या 42 छोटा है 56 से? हाँ। तो मैं अब इस साइड जाऊंगा, अब मैं कंपेयर करूंगा, क्या 42 और 48 इक्वल है? नहीं। क्या 42 इज लेसर देन 48? हाँ। तो अब मैं इधर जाऊंगा, यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा कि क्या 42 इज इक्वल्स टू ये जो नोड की वैल्यू है 42? हाँ, सेम है। तो मतलब मुझे अब जाके मेरा डेटा मिल गया। तो यहाँ पे एक चीज तो हम लोग को क्लियर है कि यहाँ पे जो इतना सारा रीड का ऑपरेशन था, वो बच जा रहा है। करेक्ट, हम लोग एकदम आधा आधा करते जा रहे हैं हर नोड को रीड करते टाइम, विच इज फास्टर। बट क्या ये एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है यूज करने के लिए? देखो, अच्छा तो है, पर इसमें एक और प्रॉब्लम है जिसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, और वो प्रॉब्लम ये है, डिस्क एक्सेस। अभी हम लोगों ने बात किया कि हम लोग को जितना हो सके उतना डिस्क एक्सेस से बचना है। तो जब आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो आपको नोड की वैल्यू चाहिए होगी, तो आप एक यहाँ पे आप एक डिस्क एक्सेस करोगे, तो आपके पास आएगी, अच्छा इस नोड की वैल्यू 56 है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। फिर आप यहाँ पे आओगे, तो वापस से ये एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ से वापस से डेटा उठ के आएगा, तो ये दूसरा। और यहाँ से फिर तीसरी बार यहाँ पे भी आप नोड की वैल्यू को चेक करोगे, तो डिस्क से लोड करो, तो वापस एक रिक्वेस्ट जाएगी, वापस वहां से डेटा डिस्क से आएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। देखो, यहाँ पे आपने एक इतनी सारी रिक्वेस्ट मार दी, तो भैया अब इस चीज को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम सब ने उस ट्री के बारे में पढ़ा है, एंड यू गेस्ड इट राइट, बी ट्रीज। अब बी ट्रीज क्या होता है? जैसे ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो बाइनरी सर्च ट्री पे एक नोड में एक ही वैल्यू रहती है, राइट? पर बी ट्रीज में एक नोड में मल्टीपल वैल्यूज रहती हैं, जैसे कि 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, इस तरह से। और ये हमारे ऊपर रहता है, लाइक इट्स ऑन अस, कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो हर नोड की मिनिमम और मैक्सिमम
लिमिट रहती है कि मिनिमम इतने नंबर्स तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम इतने नंबर्स होने, जैसे मैं इधर बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम इधर 4 नंबर्स होने, 4 वैल्यूज होनी चाहिए, तो मिनिमम उसका हाफ रहता है यानी कि 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 4। और हमने बी ट्रीज में पढ़ा है कि इसके सारे जो लीफ नोड होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। अब देखो 100 से जितने भी छोटे नंबर्स होंगे, ठीक है, 100 से जितने भी छोटे नंबर्स होंगे वो इस साइड आ जाएंगे यहाँ पे, उसके लेफ्ट साइड में। 100 और 200 के जितने के बीच के नंबर्स होंगे, ठीक है, 100 और 200 के जितने बीच के नंबर्स होंगे वो यहाँ पे इस नोड में आ जाएगा। 200 और 300 के बीच में जितने नंबर्स होंगे इधर आ जाएंगी, वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। 300 और 400 के बीच के जितने नोड्स होंगे, जितने नंबर्स होंगे वो इस नोड में आएंगे, ठीक है। और 400 से बिगर जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो लास्ट इधर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देखो, बी ट्रीज आपने पढ़ा है, इसके बारे में मुझे इतना बताने का मेरे ख्याल से नीड नहीं है, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को बी ट्रीज की पूरी फंक्शनैलिटी पता है कि वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे भैया अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि भैया आपने डिस्क एक्सेस तो चलो कम कर लिया कि आप एक नोड पे ही इतनी सारी वैल्यूज कम कर रहे हो, लेकिन अगर एक नोड को मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, एक नोड को मैं रीड कर रहा हूँ, तो आप कंपैरिजंस भी तो बढ़ा रहे हो, विच इज करेक्ट। बिल्कुल, अगर आपके माइंड में ये आया है तो आप सही ट्रैक पे हो। तो यू आर राइट कि भैया कंपैरिजन तो बढ़ रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि सीपीयू फास्टर होगा या फिर एक डिस्क से रीड करने की स्पीड, ठीक है। सीपीयू के लिए 4 कंपैरिजन, 5 कंपैरिजन, 10 कंपैरिजन, 20 कंपैरिजन करना इज नॉट अ टफ टास्क, लेकिन डिस्क से कुछ एक्सेस करना वो ज्यादा कॉस्टली है। तो इसीलिए हम लोग बी ट्रीज का यूज करते हैं कि हम लोग एक ही नोड में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। और मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने से ये भी फायदा है कि जो हमारी ट्री की टोटल लेवल्स होंगे वो भी कम हो जाएगा और हम लोग को डेटा जल्दी मिल सकता है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग डेटाबेस में बी ट्रीज क्यों यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया, विच इज डिस्क एक्सेस। हम लोग बच जा रहे हैं बार बार एक्सेस करने से, और हम लोग को फुल टेबल स्कैन भी नहीं करना पड़ रहा है। तो अब हम लोग समझ गए कि बी ट्रीज इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड यस यू आर राइट। पर यहाँ पे एक और छोटी सी प्रॉब्लम आती है। देखो यहाँ पे एक चीज से तो हम लोग बच गए, ठीक है, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं ईज़िली अपने नोड को, अपने डेटा को ईज़िली और फास्टर वे में रीड कर सकता हूँ, यानी कि सर्च करके रीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मतलब अगर मैं बी ट्रीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं रीड ईज़िली कर पाऊँगा। पर आप लोग को भी पता होगा कि बी ट्रीज़ हमेशा ही बैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है? उनके सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पे होते हैं, और इस चीज़ को मेंटेन करके रखने के लिए जब भी कोई राइट ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन हो रहा है, तो हमको बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, ठीक है? इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ मैंने यही नोड लिया, ठीक है? और ये अभी एक रूट नोड है, ठीक है? अब जब मैं ये अभी एक ही नोड है, ठीक है? अब जब मैं इसमें 500 एंटर करूँगा, तो बताओ 500 एंटर कैसे होगा? 500 यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था भैया कि मैक्स 4 ही होना चाहिए, तो मैक्स 4 है, पर यहाँ पे तो 5 हो गया। तो ये क्या करेगा, अब ये डिवाइड करेगा नोड्स को। तो अब नोड्स को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे सबसे छोटे 2 एलिमेंट्स को डालेगा, मिनिमम 2 एलिमेंट्स को। यहाँ पे 100 एंड 200 है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 2 एलिमेंट्स डालेगा जो कि सबसे बड़े हैं, जैसे कि 400 और 500, ठीक है? और यहाँ पे फिर बचा क्या, यहाँ पे 300 बचा, तो ये 300 हो जाएगा। और अब ये 300 टॉप पे चला जाएगा, ठीक है? और अब ये आपका इस तरह से ट्री बनेगा। अब हम लोगों ने एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि भैया मिन 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 300 है। तो रूट नोड एक्सेप्शन होता है, पर बाकी सारे नोड्स पे ये चीज़ मेंटेन होनी चाहिए कि मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे ही 500 एंटर हुआ, मुझे कितने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हुए। अब समझो कि ये मल्टी लेवल है, और यहाँ पे लास्ट में एक चीज हो रहा है जिसकी वजह से पूरे के पूरे पेरेंट अपडेट होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे हैं। तो अपडेट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। सो बी ट्रीज राइट के लिए एंड डिलीट ऑपरेशन के लिए उतने ऑप्टिमाइज नहीं है जितने कि रीड के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, रेफरेंसेस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपने रेफरेंस चेंज किया ना, और बहुत सारे ऑपरेशंस कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, इसीलिए बी ट्रीज आर नॉट दैट मच ऑप्टिमाइज फॉर राइट एंड डिलीट। अब जब नॉर्मल लोड आता है आपके डेटाबेस में, तब तो ये चीज मैनेजेबल है कि भैया तब तो वो मैनेज कर लेगा अपने राइट और डिलीट ऑपरेशंस को। लेकिन अगर आपकी राइट पर सेकंड बहुत ज्यादा हैवी है, सपोज आपका राइट पर सेकंड 10,000 है, जैसे कि 10,000 राइट्स पर सेकंड हो रहे हैं, तब ये चीज एक बॉटलनेक हो सकती है, ठीक है? तब ये इशू राइट करने का बी ट्रीज के अंदर एक
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि वो उतना फास्टर राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देखो बी ट्रीज आर बेस्ट आजकल के मॉडर्न डेटाबेसेस जैसे पोस्टग्रेस में, माई में, मोंगोडीबी में अभी भी बी ट्रीज ही यूज होता है, क्योंकि ये सारी डेटाबेसेस अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये रीड हैवी डेटाबेसेस हैं। ठीक है, ये रीड हैवी डेटाबेसेस हैं और कुछ डेटाबेसेस या एप्लीकेशंस राइट हैवी होती हैं। ठीक है, रीड हैवी मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने कोई ब्लॉग लिखा तो उसको एक ही बार लिखोगे, आप राइट करोगे, लेकिन इतनी सारी बार रीड होगा, बहुत सारे लोग अगर पढ़ेंगे तो। अब दूसरा हो गया कि आपने एक पोस्ट पब्लिश कर दिया, तो पोस्ट तो आपने एक बार राइट कर दिया लेकिन उसको रीड करने के जो ऑपरेशंस हैं वो ज्यादा है। तो इस तरह में रीड हैवी डेटाबेसेस यूज़फुल होते हैं। अब दूसरी तरह के डेटाबेस होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं जो कि राइट हैवी होते हैं। जैसे कि अगर मैं सर्वर्स की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ या फिर मैं आईओटी डिवाइसेस से रीड एंड राइट कर रहा हूँ, तो आईओटी डिवाइसेस क्या है, तुरंत-तुरंत लाइक हर सेकंड रिक्वेस्ट सेंड करते रहते हैं और उस डेटा को हमको स्टोर करना रहता है। तो हर सेकंड डेटा आता जा रहा है, राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते जा रहे हैं। तो राइट हैवी डेटाबेसेस में बी ट्रीज कहीं न कहीं थोड़ा-सा अनसक्सेसफुल है, क्योंकि उसका राइट ऑपरेशंस में इतने सारे कंपैरिजंस करना, रेफरेंसेस को अपडेट करना एक बॉटलनेक क्रिएट कर देता है। अब जो मॉडर्न डेटाबेसेस हैं लाइक पोस्टग्रेस, मायएसक्यूएल, ये सब क्या करते हैं, ये एक और चीज़ मेंटेन करके रखते हैं व्हिच इज़ नोन एज़ डब्ल्यूएएल यानी कि राइट अहेड लॉग्स। राइट हैंड लॉक्स क्या करते हैं, जब भी आपके पास सपोज ये आपका डेटाबेस है, ठीक है, तो जब भी आपके पास डेटाबेस में क्वेरी आती है कि भैया मुझे इंसर्ट करना है, मुझे अपडेट करना है, डिलीट करना है, रीड करना है, वॉट एवर इज द ऑपरेशन, तो वो डेटाबेस जब भी डेटाबेस इंजन के पास आता है तो सबसे पहले वो राइट हेड लॉग्स फाइल में लॉग हो जाता है एंड उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये चीज किस तरह से बेनिफिशियल है, देखो सबसे पहले तो राइट अहेड लॉग्स इसको बोलते हैं, और बाय चांस आपका डेटाबेस कुछ ऑपरेशन करते-करते क्रैश हो गया या फिर पावर कट ऑफ हो गया, तो ये ना एक बाइनरी फाइल होती है। तो जब डेटाबेस वापस से रीस्टार्ट होता है या फिर सर्वर स्टार्ट होता है, तो ये बार डेटाबेस इसी लॉग फाइल को यूज़ करता है कि चेक करने के लिए कि मेरा लास्ट स्टेट क्या था, मैं कौन-सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था और मेरा स्टेटस क्या था। और ये राइट हेड लॉग्स को यूज़ करके अपने आप को वापस से स्टेबल कर लेता है। तो अब शुरू करते हैं एलएसएम ट्रीज़। देखो एलएसएम ट्रीज़ कोई बी ट्री की तरह नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? और उन कंपोनेंट्स को अभी हम लोग एक-एक करके समझेंगे। तो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम तो ये देखा था कि डिस्क और रैम का स्पीड डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उसी चीज़ का यूज़ करके एलएसएम ट्रीज़ हमारे लिए राइट ऑपरेशंस को ईज़िली और ज़्यादा फास्टर करता है। कैसे? देखो, अब जब आप डेटाबेस में राइट करते हो, ठीक है? जैसे ही डेटाबेस में आपने एक बोला कि भैया मुझे कुछ राइट करना है, तो एलएसएम ट्रीज़ किस तरह से होता है कि ये जो डेटाबेस में जब आपने राइट ऑपरेशंस का बोला, तो ये सबसे पहले लिखता है एक राइट अहेड लॉग में, सेम उसी तरह जिस तरह से हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है? राइट अहेड लॉग्स में ये लिखाता है और इसके बाद जब राइट अहेड लॉग्स में ये चीज़ लिखा जाती है, तो डेटाबेस हमारा जाता है उसी चीज़ को रैम में लिखने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डिस्क में नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं किधर लिख रहा हूँ, अब मैं रैम में लिख रहा हूँ और ये हो गया मेरा रैम और मैं अब जो राइट ऑपरेशन है वो रैम में कर रहा हूँ। ओके, दैट्स गुड, समझ में आ गया। और जब मैं रैम में राइट कर दे रहा हूँ तो रैम तो फास्टर है, तो मेरा राइट ऑपरेशंस जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। तो रैम में राइट करने से फ़ायदा ये है, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से राइट कर रहा है, लेकिन रैम में राइट करने से फ़ायदा ये है कि मैं बहुत फ़ास्टली रैम में राइट कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू डिस्क। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये डिफरेंस देखा था। पर हमने ये भी देखा था कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और लिमिटेड मेमोरी है। तो इस चीज़ को इधर कैसे हैंडल होगा? देखो, इस चीज़ को हम लोग धीरे-धीरे फिक्स करेंगे। तो रैम में ये बनाता है मेम टेबल को। किसको बनाता है ये? मेम टेबल को, ठीक है? ये हो गया मेम टेबल। मेम टेबल मतलब कि मेमोरी टेबल और कुछ नहीं। अब जो लॉग स्ट्रक्चर मर्ज ट्री है ना, ये बेसिकली की वैल्यू में काम करता है, की वैल्यू। ये जो मेम टेबल बनता है, ये बहुत छोटा-सा एक टेबल होता है और इसको मेम टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन मेमोरी मतलब रैम में बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेमोरी टेबल। तो अब इसमें ना सॉर्टेड ऑर्डर में, अब ये मेमोरी में है, तो हम लोग इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको ना हम लोग सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करते हैं, जैसे कि की होगी 1-2 तो उसकी वैल्यू होगी अभिनव, की होगी 13 तो उसकी वैल्यू होगी राहुल, की होगा 14 तो उसका वैल्यू होगा विशाल, इस तरह से। तो जो भी राइट ऑपरेशंस होते हैं, वो मैं किसमें स्टोर करता हूँ? रैम में करता हूँ और किस फॉर्मेट में करता हूँ? ये मेम टेबल के फॉर्मेट में करता हूँ, ठीक है? मेम टेबल मतलब कि की वैल्यू फॉर्म में एक टेबल होता है। ओके, ओके, समझ गए, इतना समझ गए, वेरी गुड। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, धीरे-धीरे समझ में आएगा, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे जानबूझ के हम लोग इसको सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं तो
डिफिकल्ट होता होगा, नहीं। अभी हम लोगों ने बात किया था कि रैम इज मच फास्टर, और यहाँ पे हम लोग बहुत बड़े डेटा सेट पे काम नहीं कर रहे, मतलब बहुत बड़ा फाइल नहीं है। अब जैसे ही हम लोग की एक लिमिट सेट होती है, लिमिट सेट होती है मतलब क्या कि इस फाइल का साइज, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1 एमबी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये मेम टेबल का साइज 1 एमबी हो जाएगा, ये डिस्क में फ्लश हो जाएगा, डिस्क में फ्लश हो जाएगा मतलब डिस्क में राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मेम टेबल न्यू क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पूरा एम्प्टी हो गया। अब ये मेमोरी में था तो इसको हम लोग मेम टेबल बोल रहे थे, और ये अब डिस्क में स्टोर हो गया, और ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टेड स्ट्रिंग टेबल, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं एसएस टेबल, ठीक है, एसएस टेबल। ये इस टर्म को याद रखना, क्योंकि आगे मैं एसएस टेबल ही यूज करूंगा। अब वापस यहाँ से राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, और सपोज अब यहाँ पे वैल्यू लिखा रही है 15 में यश, 16 मतलब अर्पित, 17 मतलब अनुराग, ऐसे करके लिखाता जा रहा है डेटा। अब जब ये भी 1 एमबी का हो जाएगा तो मैं इसको भी फ्लश कर दूंगा, ठीक है, एक एसएस टेबल यहाँ पे बना दूंगा, और ये वापस से न्यू बन जाएगा मेम टेबल। तो इस तरह से मैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ राइट रिक्वेस्ट को इजीली हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको रैम में राइट कर रहा हूँ। जब मेम टेबल का साइज मेरे सेट किए हुए लिमिट को मैच करता है, तब वो फ्लश करता जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे रीड ऑपरेशन किस तरह से होगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी रीड ऑपरेशन की, ठीक है, और रीड ऑपरेशन सबसे पहले क्या करेगा, मेम टेबल में उस की को चेक करेगा कि क्या वो की मेरी रैम के मेम टेबल में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो वहीं से डेटा रिटर्न कर दो, अगर अवेलेबल नहीं है तब मुझे डिस्क पे जाना पड़ेगा। अब डिस्क को ना थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, ज़ूम इन द सेंस ऐसे करते हैं, बड़ा सा लेते हैं यहाँ पे, ये डिस्क है आपकी, और एसएस टेबल्स यहाँ पे अलग-अलग स्टोर होंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे सपोज़ एक और एसएस टेबल क्रिएट होगा जिसमें अलग डेटा होगा, ठीक है, जिसके अंदर अलग डेटा होगा। इस तरह से यहाँ पे अलग एसएस टेबल क्रिएट होगा, यहाँ पे अलग एसएस टेबल क्रिएट होगा, और सब स्टोर होता जाएगा। तो अब अगर मुझे कुछ डेटा को ढूँढना है, तो मुझे हर एसएस टेबल के अंदर जाना पड़ेगा और मुझे ढूँढना पड़ेगा। सपोज़ मैं 20 की को फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं इस एसएस टेबल में भी सर्च करूँगा, मैं इस एसएस टेबल में भी सर्च करूँगा, मैं फिर ये थर्ड एसएस टेबल में भी आऊँगा, इधर भी सर्च करूँगा, और हर एसएस टेबल को चेक करना पड़ रहा है। एक प्रॉब्लम तो ये है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ मेरा एसएस टेबल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एसएस टेबल्स हो जाएँगे मेरे डिस्क पे। तो इसको किस तरह से फिक्स करता है डेटाबेस हमारा? यहाँ पे फिर एक चीज़ यूज़ होती है, एक एल्गोरिदम यूज़ होता है जिसको आपने सुना होगा शायद, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या होता है, वो मल्टीपल एसएस टेबल्स को पिक करता है, ठीक है? जैसे इसने एक ये उठाया, एक ये उठाया, और इसको मर्ज करके सॉर्ट ऑर्डर में ही एक नया एसएस टेबल जनरेट करेगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? ये यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर हो जाएगा। तो ये मेरे एक और एसएस टेबल बन गया, और अब ये दोनों डिलीट हो जाएँगे, ठीक है? तो अब मेरे पास एक एसएस टेबल बना। ऐसे ही सारे एसएस टेबल मेरे कॉम्पैक्शन की हेल्प से बड़े एसएस टेबल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है? और अब ये दोनों एसएस टेबल्स सपोज़ क्रिएट हुए, तो ये दोनों भी क्रिएट हो किसमें आएँगे, न्यू एसएस टेबल्स में, जो इनसे भी बड़ा बिगर साइज़ का होगा। क्लियर? तो एक चीज़ तो समझ गए कि जो नंबर ऑफ मोर एसएस टेबल्स थे, उनको तो हमने कॉम्पैक्शन की हेल्प से रिड्यूस करते गए, और मर्ज सॉर्ट में जिस तरह से हम करते हैं कि मर्ज करते-करते हम लोग इसमें भी हम लोग डिफरेंट एसएस टेबल्स को मर्ज करते-करते एक लार्जर एसएस टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। पर प्रॉब्लम अभी भी वही है कि नंबर ऑफ कंपैरिजन्स मुझे बहुत ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। क्योंकि सपोज़ अगर यहाँ पे इस तरह के 20 एसएस टेबल्स हैं, और सब में डेटा अलग-अलग है, जैसे अभी यहाँ पे आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन अभी उतना चेंज करना डिफ़िकल्ट है। समझो सब में अलग-अलग डेटा है, ठीक है? अब मैं को 20 की को फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे ये एसएस टेबल को भी रीड करना पड़ रहा है, ये एसएस टेबल को भी रीड करना पड़ रहा है सारा, और कंपेयर करना पड़ रहा है, ये एसएस टेबल को भी रीड करना पड़ रहा है और कंपेयर करना पड़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? किस तरह से मैं इसको भी रिड्यूस कर सकता हूँ? तो इधर एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं ब्लूम फ़िल्टर। अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा ब्लूम फ़िल्टर, तो ब्लूम फ़िल्टर एक तरह का फ़िल्टर होता है, जो ये बताता है कि या तो डेटा प्रेज़ेंट है, ठीक है? शायद तक डेटा प्रेज़ेंट है, जो कि प्रोबेबिलिटी बताता है कि शायद तक हाँ, हो सकता है। आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है। और अगर डेटा प्रेज़ेंट नहीं है, तो क्लियर नो बोलता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर डेटा प्रेज़ेंट है, तो वो प्रोबेबिलिटी में आंसर करता है। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस वो बोलेगा शायद तक, वो कंफर्म नहीं बोलेगा, बोलेगा शायद तक। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है, डेटा प्रेजेंट नहीं है, तो वो बोलेगा कि क्लियर नो बोलेगा, लाइक क्लियर नो बोलेगा कि डेटा प्रेजेंट नहीं है। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है? सपोज मेरा एक डेटा है, या सपोज मेरा एक छोटा सा
एरे है, एरे में है मेरे पास मैंगो, ठीक है, मेरे पास एप्पल है और मेरे पास पाइनएप्पल है, और ये मैंने डेटा में स्टोर कर दिया है, और ये डेटा मैंने स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो फिर ब्लूम फ़िल्टर किस तरह से काम करता है देखो, सपोज़ ये एक एरे है, ठीक है? तो अब ब्लूम फ़िल्टर क्या करता है, ये मेरे मैंगो को उठाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंगो को उठाएगा वो, और इसको हैश करेगा। यहाँ पे समझाऊँ? ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ। मैंगो को हैश करेगा, मैंगो को हैश करेगा तो सपोज़ वैल्यू आई 013, तो उसने बोलेगा अच्छा 013, तो ब्लूम फ़िल्टर क्या करेगा, उस इंडेक्स पे बिट को 1 कर देगा, ठीक है? उस इंडेक्स पे क्या करेगा, बिट को 1 कर देगा, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे और 3 इंडेक्स पे। अच्छा, ओके, बढ़िया। अब फिर मेरा नेक्स्ट डेटा है एप्पल, तो एप्पल को भी वो क्या करेगा, हैश करेगा। एप्पल को हैश किया तो सपोज़ वैल्यू आई मेरी 012, क्या वैल्यू आई मेरी 012, तो वो जाएगा अच्छा 0 इंडेक्स पे तो ऑलरेडी 1 है बिट, तो वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है? अगर ऑलरेडी 1 है तो चेंज नहीं करेगा। फिर 1 इंडेक्स पे जाएगा, इधर भी ऑलरेडी है, नहीं करेगा चेंज। लेकिन 2 इंडेक्स पे नहीं है, तो वो 2 इंडेक्स को क्या कर देगा, 1 बिट असाइन कर देगा या ट्रू असाइन कर देगा। ओके, वेरी गुड। अब वो फिर थर्ड चीज़ के लिए जाएगा जो कि क्या था, पाइनएप्पल, ठीक है? तो पाइनएप्पल को उसने अगर हैश किया, तो पाइनएप्पल को हैश करने पे जो वैल्यू आई वो सपोज़ आई 123, ठीक है? तो 1 इंडेक्स पे क्या है, ऑलरेडी 1 है, ओके, 2 इंडेक्स पे भी ऑलरेडी 1 है, 3 इंडेक्स पे भी ऑलरेडी 1 है। इस तरह से वो ब्लूम फ़िल्टर मेंटेन करता है। अब सपोज़ मैं अपना डेटा लेके आया, मैंने बोला मुझे ये बताओ कि क्या क्या डेटा के अंदर ऑरेंज प्रेज़ेंट है? तो ऑरेंज को भी ब्लूम फ़िल्टर क्या करेगा, हैश करेगा, ठीक है? और हैश करके सपोज़ इसकी वैल्यू आई 014, तो अब ये चेक करेगा, क्या 0 इंडेक्स पे मेरा 1 है? हाँ, है। क्या 1 इंडेक्स पे मेरा 1 है? हाँ, है। क्या मेरा 4th इंडेक्स पे 1 है? ओ तेरी! 4th इंडेक्स पे तो 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर एक भी बिट इसको 1 नहीं मिली, तो ये क्लियर आंसर बोल देगा कि दैट मीन्स मेरे पास ऑरेंज प्रेज़ेंट नहीं है। इस तरह से वो क्लियरली नो बोल देगा। अब सपोज़ आप दूसरी बार आए हो, आपने सर्च कर रहे हो कि क्या आपके पास पीच है? सपोज़ इसको हैश करने पे वैल्यू आई 310, ठीक है? तो अब वो चेक करेगा, क्या थर्ड पे है? हाँ, है। क्या फर्स्ट इंडेक्स पे है 1 बिट? हाँ, है। क्या 0th इंडेक्स पे है? हाँ, है। तो ये यहाँ पे बोलेगा कि शायद तक डेटा प्रेज़ेंट है, लेकिन जब वो चेक करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए ब्लूम फ़िल्टर को प्रोबेबिलिटी फ़िल्टर बोलते हैं, कि अगर डेटा प्रेज़ेंट नहीं है, तो वो क्लियर नो बोलेगा। डेटा प्रेज़ेंट होने के चांसेस हैं, तो वो बोलेगा शायद तक प्रेज़ेंट है। तो ये ब्लूम फ़िल्टर इस तरह से काम करता है। तो अगर मेरे पास ये सपोज़ ये एसएस टेबल है, तो इसका खुद का एक ब्लूम फ़िल्टर रहेगा, ठीक है? वैसे ही एक और एसएस टेबल होगा, तो उसका ब्लूम फ़िल्टर होगा। तो मैं एसएस टेबल के अंदर जाने से पहले मैं ये ब्लूम फ़िल्टर से पूछूँगा कि बताओ मुझे क्या ये की प्रेज़ेंट है? अगर इसने क्लियरली नो बोल दिया, दैट दैट मीन्स इतना तो पक्का है कि इस एसएस टेबल के अंदर वो की नहीं है। लेकिन अगर इसने शायद तक येस बोला है, तो मैं उस एसएस टेबल के अंदर जाके उस की को चेक करूँगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो मैं इतने सारे एसएस टेबल्स में ढूँढ रहा था, अब वो नंबर रिड्यूस हो जाएगा। और अब मैं बहुत लिमिटेड एसएस टेबल्स में ही वो की को फाइंड करूँगा। तो इस तरह से जो एलएसएम ट्रीज़ होता है वो राइट हेवी के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि रैम में राइट कर रहे हैं। पर रीड के लिए ये थोड़ा-सा एफिशिएंट नहीं है एज़ कम्पेयर्ड टू बी ट्रीज़। तो एक बार रिकैप करते हैं। देखो एलएसएम ट्री किस तरह से काम करता है। एलएसएम ट्री में आता है डेटा, पहले राइट हेड लॉग्स में लिखाता है और फिर हमारे रैम में मेम टेबल क्रिएट होता है और उसमें डेटा की वैल्यू फॉर्म में लिखाता है। जब मेम टेबल एक पर्टिकुलर साइज़ तक पहुँच जाता है, तो हम उसको डिस्क में फ्लश कर देते हैं और उसको सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सॉर्टेड स्ट्रिंग टेबल। और बहुत सारे एसएस टेबल्स क्रिएट होते जाते हैं, तो इसीलिए बिहाइंड द सीन्स एक एल्गोरिदम काम करती रहती है जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन, जो मल्टीपल एसएस टेबल्स को पिक करता है और उसको लार्जर एसएस टेबल्स में कन्वर्ट करता है। अब जब रीड होता है तो मेम टेबल में सबसे पहले चेक होता है। जब मेम टेबल में फाइंड नहीं करता है तो वो एसएस टेबल्स के ब्लूम फ़िल्टर के पास जाता है कि या तो बताओ मुझे क्लियर नो बोलो या फिर प्रोबेबिलिस्टिक येस बोलो। तो अगर प्रोबेबिलिस्टिक येस है तो मैं एसएस टेबल्स में जाके वो की को फाइंड करता हूँ, अगर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो मैं नेक्स्ट एसएस टेबल के पास जाता हूँ। अगर उसमें मिल जाता है तो मैं डेटा वहाँ से फिर रिटर्न कर देता हूँ। तो इस तरह से जो एलएसएम ट्री होता है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है राइट ऑपरेशंस के लिए, ठीक है? एलएसएम ट्री कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे कि कैसेंड्रा में यूज़ होता है, अगर आपने नाम सुना होगा इस डेटाबेस का। ये एक राइट हेवी डेटाबेस है, ठीक है? तो इस तरह के डेटाबेसेस में एलएसएम ट्री यूज़ होता है। क्योंकि ये राइट हेवी डेटाबेसेस हैं, तो ये बहुत अच्छे से लार्ज नंबर ऑफ राइट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। और पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी ये सब क्या यूज़ करते हैं? बी ट्रीज़ यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीड हेवी डेटाबेसेस हैं। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आई कि हमको अपने एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करना होता है कि हमारा एप्लीकेशन किस तरह का है। क्या वो राइट हेवी है, क्या वो रीड हेवी है? और उसके बाद हम
डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बिहाइंड द सीन्स यूज़ करना है या यूज़ हो रहा है डेटाबेस इंजन के थ्रू। एंड आई होप इस वीडियो से आप लोग को ये समझ में आया हो कि बी ट्रीज़ डेटाबेस में किस तरह से यूज़ होता है और एलएसएन ट्रीज़ क्या होता है और वो किस तरह से यूज़ होता है। एंड इस तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।